Hello everyone, myself Dr. Niket Misra as Assistant Professor Department of Environmental Sciences, Sri Krishna University, Chhatarpur. Today we will deliver a lecture on environmental pollution and its concern. Environmental pollution is a burning issue. They also affect our living organisms. First of all, we will discuss environmental pollution. Environmental pollution we defined as any undesirable changes in physical, chemical, biological characteristics of air, water and soil. They affect the life of organisms. कह सकते हैं कि जितने भी ये अनडिजायरेबल चेंजेस फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा इन्वायरमेंट में हो रहे हैं, मतलब इन्वायरमेंटल के कैरेक्टरिस्टिक्स में हो रहे हैं, जिससे कि इंसान की लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है, तो ये इन्वायरमेंट है। जैसे कि हम देखते हैं इसमें कि अपन ने कोविड के पहले देखा था कि जो AQI था, जो AQI था दिल्ली का 0 से 50 और 50 से 100 के बीच में आ गया था। ठीक है, इससे क्या पता चलता था कि पॉल्यूशन लेवल ऑलरेडी दिल्ली का कम था। बट हुआ क्या, सेकेंड अपन देखते हैं कि अब आसपास वाले हरियाणा, पंजाब, इन्होंने क्या किया, पराली को जलाया। जब यहाँ से पराली जल के आई तो इसको डायरेक्ट इसके पॉल्यूशन को डिक्रीज कर दिया। इसके मीन्स कि यहाँ तो वातावरण सही था पहले, लेकिन केमिकल कंपोजिशंस आए, कार्बन्स आया और इसकी वजह से वो इफेक्ट किया। तो इसका मतलब ये है कोई भी अपना केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का चेंजिंग होना इन्वायरमेंट में, वो क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ पॉल्यूशन की। अब इसमें हम देख रहे हैं कि दो टाइप से सोर्सेज हैं जिससे पॉल्यूशन होता है। फर्स्ट इज नेचुरल और सेकेंड इज एंथ्रोपोजेनिक, मतलब कि मैन मेड। अब नेचुरल जो सोर्सेज होते हैं, इसमें वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी का फटना, अर्थक्वेक, फॉरेस्ट फायर, ड्रॉट, ये सारी चीज़ें, साइक्लोन, ये सारी चीज़ें किस में आती है, नेचुरल में। अब बात करते हैं मैन मेड की। जो मैन मेड होते हैं, इंडस्ट्रीज हुआ या एग्रीकल्चर हुआ या ऑटोमोबाइल्स हुए, न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन हुआ, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं कि अपने पॉल्यूशन को बढ़ाती हैं, इनसे पॉल्यूशन होता है, ये इसके सोर्स हैं जिससे कि पॉल्यूशन बढ़ता है। अब बात करते हैं पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स होता क्या है, जो ये प्रदूषक हैं जिनसे पॉल्यूशन फैलता है, जिनके कारण पॉल्यूशन फैल रहा है, वो क्या होता है, पॉल्यूटेंट्स। अब मेनली जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे गैसियस पॉल्यूटेंट्स में हम क्या करते हैं, सॉक्स और नॉक्स की बात करते हैं। बेसिकली सॉक्स नॉक्स होता क्या है, सॉक्स ऑक्साइड ऑफ सल्फर, नॉक्स ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये गैसियस पॉल्यूटेंट्स हैं। मतलब कहेंगे तो गैस के द्वारा ये वाली गैसें निकलती हैं और गैसियस पॉल्यूटेंट्स का बताती है। फिर इसी तरह मेटल्स, एग्रीकल्चर पॉल्यूटेंट्स। अब एग्रीकल्चर पॉल्यूटेंट्स में हम किसकी बात करते हैं, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स। दे आल्सो इफेक्ट द आवर इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड्स। जो केमिकल कंपोजिशन होता है, इन सब में केमिकल कंपोजिशन होते हैं जो कि हमें इफेक्ट करते हैं, हमारी लाइफ को इफेक्ट करते हैं। सेम बायोटिक कंपोनेंट। अब बैक्टीरिया भी, कोई भी चीज़ अधिकता हो जाए, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ फ़ायदेमंद होते हैं, कुछ फंगल फ़ायदेमंद होती है, कुछ नुकसान होती है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें बात करते हैं। अब नॉइस पॉल्यूशन की बात करें तो अनवांटेड एंड अनप्लेजेंट साउंड। अब जो साउंड हमें दिक्कत कर रहा है और अगले आदमी की कैपेबिलिटी ज़्यादा है सुनने की, तो ये हमारे लिए, क्योंकि हमें दिक्कत कर रहा था, हमारे लिए नॉइस पॉल्यूशन हो जाएगा। स्टीम हीट, हॉट वाटर, स्टीम वाटर हीट, तो ये सारे जो प्रिंसिपल पॉल्यूटेंट्स हैं जो ऑलरेडी नुकसान करते हैं अपने इन्वायरमेंट को। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन की। बेसिकली जो पॉल्यूशन है, मेजर जो टाइप्स है, एयर, वाटर, नॉइज, सॉइल और रेडियो एक्टिव एंड सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन। ये जो पॉल्यूशन है, ये मेनली ये सारे पॉल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं, पॉल्यूटेड कर रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये एक बर्निंग टॉपिक्स के होने के साथ साथ ये हमारी आवश्यकता है कि इसे हम जानें और समझें। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एयर पोल्यूशन।
अब एयर पोल्यूशन होता क्या है? एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, मतलब किसी भी तरह का हार्मफुल सब्सटेंसेस का आना, वो क्या होता है? एयर पोल्यूशन। ठीक है। अब कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि जो एक तो नेचुरल तरीके से होता है, सोर्स जो है नेचुरल और एक मैन मेड है। अब नेचुरल जो है वो तो हो ही रहे हैं, बट मैन मेड जो हो रहे हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स का चलना, जैसे कि अब मान लें अपन इंडस्ट्रीज़ का जाना होना, फॉरेस्ट फायर होना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसेज लगातार निकलती चली जा रही हैं। तो जिससे क्या है, ये हमें बता रहा है कि हम कितना ज़्यादा अपने इन्वायरमेंट को छेड़छाड़ कर रहे हैं और कितना ज़्यादा औद्योगिकीकरण पे लगे हुए हैं। निरंतर हम प्रगतिशील होने के चक्कर में अपने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते चले जा रहे हैं। अब हमने देखा कि जो पोल्यूशन है, ऑलरेडी देख रहा है कि भाई साहब पोल्यूशन हो रहा है। अब अपन देखते हैं इसमें कि पोल्यूशन को अपन कैसे मेजर करते हैं। जैसे कि आपके सामने है रेस्पिरेबल डस्ट सैंपलर, ये होता है आरडीएस। आरडीएस से हम क्या करते हैं कि हम पोल्यूशन को मापते हैं, पोल्यूशन का देखते हैं कि किस लेवल का पोल्यूशन हो रहा है। चलो देखते हैं फिर इसमें। जैसा कि ये जो है, इसमें देख रहे हैं एक ये एब्जॉर्ब, ये फैन है। फैन क्या कर रहा है, जो आपकी गैसेस है, गैसेस को ले रहा है। ठीक है। जब गैसेस को लेगा, जितने भी वातावरण में जो भी हवा है उसको अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसमें जो है, इस पे एक फिल्टर पेपर होता है। फिल्टर पेपर, ठीक है। ये फिल्टर पेपर, इसको अपन ड्राई करके लगाते हैं, जिसको हम देखते हैं कि ये 10 माइक्रोन, जो भी कण 10 माइक्रोन से कम होते हैं, जो अपन इनहेल कर जाते हैं थ्रू टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, उस पे ये फिल्टर पेपर जो हम लगाते हैं, तो जो 10 माइक्रोन से कम कण हैं जो हम इनहेल कर जाते हैं, उसको ये हवा के थ्रू, और ये है इसका मीटर, मतलब कितने समय में कितनी हवा पास हो रही है। ठीक है। तो ये जो जब इसका जो डस्ट पार्टिकल्स है, ये है डस्ट कप। तो इसमें हमें पता चलता है कि कितना घंटे मशीन चलने के बाद इसमें इतनी एयर पास हुई है, और उस एयर पास होने के बाद टोटल इतनी जो ग्राम डस्ट थी वो हम इनहेल कर जाते। तो सिंपल है कि जो चीज़ हमें नुकसान कर रही है, स्टडी उस पे ज़्यादा होती है। अकॉर्डिंग टू सीपीसीबी मतलब कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये ऑलरेडी ऐसी जगह जहाँ पे हम मान सकते हैं औद्योगिकरण ज़्यादा है, जो स्मार्ट सिटीज़ है, जहाँ पे इन्हें लग सकता है कि यहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पे ये प्रोजेक्ट चलते हैं सीपीसीबी की तरफ से, और हमें पता चलता है कि कहाँ कितना पोल्यूशन हो रहा है। इसमें ही बात अभी अपन ने इसमें डस्ट पार्टिकल्स की करी। सेम यहाँ एक सेट होता है, इनप्रिंजर। इनप्रिंजर में क्या होता है, ये 3 इनप्रिंजर होते हैं, जिसमें सॉक्स, नॉक्स, ओजोन की स्टडी करते हैं। ठीक है। क्योंकि सॉक्स, नॉक्स, ये तीनों गैसेस जो हैं, ये ऑलरेडी हार्मफुल हैं अपने इन्वायरमेंट के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होती है, एक सीपीसीबी के थ्रू एक इंडेक्सिंग की गई है, कि जिससे हम जानते हैं कि आखिर ये जो इंडेक्सिंग है, कि जब अपना एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 होगा तो वो गुड होगा, 50 से 100 सेटिस्फैक्ट्री, जब 4 से 1 से 500 हो जाएगा तो वो कहेंगे जाओ बाहर में। इट मीन्स कि जब लोगों को समझना ही नहीं है, जो उनके हाथ में रहा ही नहीं। अब दिल्ली का जो मान के चलें, जो AQI वो 600-700 पहुंच जाता है, तो इससे हो क्या रहा है कि
फिर बाद में क्या करनी पड़ती है, इन्हें कृत्रिम वर्षा करनी पड़ती है। अब कृत्रिम वर्षा करने के लिए इन्होंने कृत्रिम वर्षा कर दी और वो प्रेसिपिटेट कर दिया, सारी चीज़ें गिरा दी, जो भी गैसेस पॉल्यूटेंट थे वो नीचे आ गए। बट लेकिन फिर से वही चीज़ दोहराएंगे और फिर से वही चीज़ होगी। तो ऑलरेडी जब वाटर यहाँ पे जब प्रेसिपिटेट होगा तो वाटर पॉल्यूटेड होगा। तो ये वाटर पॉल्यूशन को बताते हैं कि अपन एयर भी कर रहे हैं, फिर प्रेसिपिटेट करके वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा है। अब जो एयर पॉल्यूशन था, आज अपन ने बात कर रहे हैं बेसिकली एयर पॉल्यूशन पे। तो एयर पॉल्यूशन से होने वाले इफेक्ट जो हैं, सबसे पहले हम बात ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ये एक बर्निंग इशूज है जो कि हमारे इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहा है। ये माने इसे इंटरनेशनल इशूज़ में भी इन इशूज़ को देखा जाता है। बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की। अब सबसे पहले ग्रीन हाउस होता क्या है। जो यूरोपियन कंट्रीज थी वो महंगी क्रॉप्स के लिए एक हाउस बनाते थे इस तरह से, ग्रीन मैट लगा के, और यहाँ पे क्रॉप का प्रोडक्शन करते थे। तो क्योंकि क्रॉप को हीट चाहिए होती है और हीट करने से उसका जो फोटोसिंथेसिस रेट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और जो रेडिएशन, जो दिन भर का जो रेडिएशन आता है वो दोबारा जल्दी वापसी नहीं हो पाता है, तो ऑलरेडी वहाँ पे हीट जनरेट होती रहती है। अब हुआ क्या, अब ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए फायदेमंद है कि नुकसानदायक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन ग्रीन हाउस गैसेस होती क्या है। तो ग्रीन हाउस गैसेस में CO2, CH4, CFC, HFC, PFC और वाटर वेपर। या बोलते जलवाष्प। ठीक है, ये जो गैसेस हैं ये ऑलरेडी कहाँ से आ रही है, ये अपने ह्यूमन एक्टिविटी से और जो आपके नेचुरल एक्टिविटीज़ हो रही है उसके तहत ये सारी गैसेस निकल रही है। अब मान के चलो जो इन सब गैसों में सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। कितना होता है, 65% कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, फॉसिल फ्यूल से, और 11% डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जो हो रहा है वो लगातार हो रहा है। ठीक है, और इसमें अब मान के चलो जो मीथेन है वो यहाँ पे 16% का योगदान इसमें दे रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। इन सब के लिए तो एक्ट है, इन सब के लिए एयर पोल्यूशन इन सब के लिए तो एक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, लेकिन वाटर वेपर जो है जल वाष्प, इसके लिए कोई एक्ट नहीं है। तो अब हुआ क्या, अब इसके लिए एक्ट नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए। तो इन्होंने कहा भाई साहब इसके लिए अब हमें ये देखना है कि जल वाष्प तो सबसे ज़्यादा पानी जो है कंडेंस हो रहा है, वाष्पीकरण हो रहा है। अब इसमें अपन देखते हैं कि जो पहले 2 तरह के क्लाइमेट हुआ करते थे। ये जब का सीन है जब औद्योगिकरण कम था, तब क्या होता था कि जो रेडिएशन धरती पे सनलाइट का रेडिएशन आता था और यहाँ पे क्या था, जो अणु कम थे और गैसेस कम थी, तो ये शाम के समय गर्म होने का रिफ्लेक्ट हो जाती थी और रिफ्लेक्ट होने के बाद ऊपर पहुँच जाती थी, जिससे कि जो भी टेम्परेचर था अर्थ का वो ऊपर निकल जाता था। लेकिन अब जब औद्योगिकरण हो गया, इसमें क्या हुआ, औद्योगिकरण होने के बाद कि इन्होंने जितने भी डस्ट पार्टिकल्स थे
ये बहुत पास आ गए और गैस भी यहाँ आ गई। अब इनका जो थिकनेस है वो ज़्यादा बढ़ गई। जब थिकनेस ज़्यादा बढ़ी तो जो यहाँ से रेडिएशन वापस जा रहा था वो इसी में एब्जॉर्ब होने लगा, और जब ऑब्जर्व होने के बाद ये रेडिएशन बाहर निकलना कम हो गया। जब बाहर रेडिएशन कम निकलेगा तो वो किसे गर्म करेगी? अपने एटमॉस्फेयर को ही। ठीक है, जब अपना एटमॉस्फेयर गर्म होगा तो ये क्या है, ये इफेक्ट हमेशा ग्रीन हाउस इफेक्ट नुकसानदेह कहा जाएगा। चलिए हम बात करते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है कैसे फायदेमंद है और कैसे नुकसानदायक है। ये तो अपन ने समझ लिया कि औद्योगिकरण जब हुआ तब ये हाल था और उसके पहले ये हाल था। अब अपन बात करते हैं कि ये ग्लोब है, ठीक है। अब जो सनलाइट मोस्टली मान के चलते हैं कि इस तरफ से सनलाइट पड़ रही है। अब इस तरफ से सनलाइट पड़ेगी तो ऑलरेडी ये वाला भाग बहुत ज़्यादा हीट करेगा। जब ये हीट करेगा और दूसरी तरफ ठंडा रहेगा, और जब ठंडे के साथ साथ जब इन्वायरमेंट ऑलरेडी जो आपका एटमॉस्फेयर ऑलरेडी उससे जो गैसेस हैं वो बाहर जा नहीं पा रही हैं, तो वो ऑलरेडी क्या है, अपने हीट को एटमॉस्फेयर में रहेंगी, जिसे अपन कहते हैं बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा है, बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा उमस हो रही है, तो वो कंडीशन इसलिए लाते हैं। अब इसमें एक बात आती है कि जो हीटिंग है यह है इक्वेटर। कहा जाता है कि अब इक्वेटर में ऑलरेडी सनलाइट डायरेक्ट पड़ती है। जब सनलाइट डायरेक्ट पड़ेगी तो उससे क्या होगा, ऑलरेडी हीट जब ज़्यादा होगी तो, लेकिन जो इक्वेटर पे जो कंट्रीज आती हैं, साउथ अफ्रीका, ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा जंगल है। और सबसे ज़्यादा जंगल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हीट आ रही है। तो हीट ऑलरेडी इम्पोर्टेंसी रखती है क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने में। तो हमारे लिए ग्रीन हाउस गैसेस इम्पोर्टेंसी भी रखती हैं, और दूसरी तरफ ग्रीन हाउस गैसेस हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे रही हैं। अब बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। तो ग्लोबल वार्मिंग ये जो शब्द है ये ग्रीन हाउस गैस से ही बना हुआ है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस ऑलरेडी धीमे धीमे अपने अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं। अब इसको बढ़ाने के लिए जो मेन गैस हमने जैसे कि जो बताया गया है आगे की स्लाइडों में, कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं नेचुरल हो या मैन मेड हो, उनसे धीमे धीमे जो ग्लोब का जैसे कि मान के चले कि अर्थ का टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ रहा है, धीमे धीमे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब जब अर्थ का इंक्रीज करेगा तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, बिकॉज ऑफ अर्थ पे जो वाटर है वो 71% वाटर है। अब वाटर ज़्यादा होने के कारण एवोपरेशन रेट, हीट भी जनरेट हो रही है, एवोपरेशन रेट बढ़ता है। एवोपरेशन जब रेट बढ़ेगा तो ऑलरेडी जो हीट है वो एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं निकल पा रही है और ग्लोब को वार्म कर रही है, क्योंकि धरती एक अर्थ का गोला है, ठीक है, गर्म गोला है। तो इसलिए तो इसके साथ अब हम देखते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग है ये, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, इसके जो इश्यूज़ क्या है। तो इस पे जो ये जब इश्यूज़ से समस्या बढ़ी ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग की, जब ये समस्या बढ़ी ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग, तो उसमें हमने क्या पाया, देखा कि ये तो वैश्विक स्तर की समस्याएं हैं। जब वैश्विक स्तर की समस्याएं सामने आई तो अब इसके लिए करना क्या चाहिए, तो इन्होंने एक यूनिटी बनाई, एक ग्रुप बनाया जिसे बोला COP।
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, अब COP जो था इसमें सारे देशों को समूह को जोड़ा गया और जोड़ने के बाद इसमें एक निष्कर्ष निकला कि क्यों ना हम लोग ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसमें इन्होंने 4-5 इश्यूज को जोड़ा। सबसे पहले था ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जो इशूज़ थे ये इंटरनेशनल इशूज़ हैं, जिससे कि हमने इस पे अब इन्होंने COP में सबसे पहली COP जो कि 1995 में 1995 में जर्मनी में हुई थी। इसके बाद इसमें कुछ कंट्री ने हिस्सा नहीं लिया, तो फिर उसका निष्कर्ष क्या निकला, इन्होंने फिर अलग अलग कंट्रीज़ को इसका प्रतिनिधित्व करने को बोला। ठीक है, तो 2002 में 8वीं COP जो हुई थी वो हुई थी इंडिया में। उसके बाद अब जो चल रही है 28 COP जो कि अभी UAE में होनी है और 27 में हुई थी इजिप्ट में। तो ये सारे इशूज़ थे जिसको इन्होंने बहुत सही तरीके से इस पे काम करना स्टार्ट किया, लेकिन आज भी चाहे ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो, क्लाइमेट चेंज हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ये सारी चीज़ें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। अब इसमें बात करते हैं कि जब ये चीज़ें आई तो इन्होंने एक देशों की कैटेगरीज स्टार्ट करी। उसमें इन्होंने 3 देश को 3 कैटेगरीज बनाई। फर्स्ट थी डेवलप्ड कंट्री, सेकेंड थी डेवलपिंग, थर्ड थी लीस्ट डेवलप। अब इन्होंने कहा कि भाई जब सब पोल्यूशन कर रहे हैं, ये सब कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, अब जो डेवलप कंट्री थी ऑलरेडी वो डेवलप कर चुकी हैं और वो लोग पॉल्यूटेड कर चुकी हैं और अपने एक डेवलप अपना सेट हो गए। जो डेवलपिंग कंट्री है जैसे चाइना, इंडिया, ये कंट्रीज जो हैं ये निरंतर अपने आप को डेवलप करने के लिए लगी हुई हैं, लेकिन उसके बाद आती लीस्ट डेवलप कंट्री जो अभी सोच रही है। ठीक है, तो ये जो तीनों जो ग्रुप बनाए गए हैं, तो इसमें कहा गया कि क्यों ना आपके पास पैसा है, आप अपना, आपके पास जमीन नहीं है, आप अपना, जैसे जापान है, जापान इंडिया को जायका प्रोजेक्ट के थ्रू कार्बन क्रेडिट खरीदती है। अब कार्बन क्रेडिट क्या होता है? जो कार्बन क्रेडिट है इसमें जो जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जो है वो प्लांटेशन कराती है और प्लांटेशन के माध्यम से वो अपने आप में कार्बन क्रेडिट करती है। तो आज जो हमने लेक्चर में समझा मोस्टली ग्लोबल वार्मिंग और आपका बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये चीज़ें हमें कैसे इफ़ेक्ट करी और इनसे होने वाले नुकसान जो हैं वो ऑलरेडी हमें दिख रहे हैं कि जो डिजीज़ या किसी भी तरह की मौसम में परिवर्तन होना, ये सारी चीज़ें जो है ये इन्वायरमेंटल, चाहे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी हो या फिर नेचुरल एक्टिविटीज़ हो, इन सारी एक्टिविटीज़ से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जिसके लिए हमें अपने आप को अवेयर करना होगा, जागरूक करना होगा। हर घर अपने आप को, इसमें मेन चीज़ है इन्वायरमेंट जो है, इसको अगर हम इसको सही से समझ लें, और ये ऐसा ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हम चाहे तो सुधार सकते हैं, हम चाहे तो नहीं सुधार सकते। गवर्नमेंट वर्क कर रही है, नेशनल इश्यूज़ हैं, सारी कंट्रीज इसमें वर्क कर रही हैं और कहीं ना कहीं इसको हमें समझना चाहिए। और ये सारा जो आज का टॉपिक है ये अभी एयर पोल्यूशन था, और बाकी जो टॉपिक्स हैं वो अपन नेक्स्ट लाइन में और अच्छी तरीके से समझेंगे। थैंक यू।